कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया सब। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं परमाणु संरचना। हमने पढ़ चुके हैं, आपने अच्छे से वीडियो देख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे कुछ विद्युत विभव के बारे में कि आखिर ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, क्रम बाय क्रम हम चलेंगे जिसमें हम काफी कुछ पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत विभव आप देखिए क्या होता है। विभव यानी कि पोटेंशियल, इसकी परिभाषा अगर आपने पढ़ी है फिजिक्स थोड़ी बहुत तो आप इसकी परिभाषा बता सकते हैं। यहाँ पे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई आवेश है, ठीक है, इसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, इसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। अनंत से किसी बिंदु को, किसी बिंदु तक किसी आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। इसका सूत्र अगर हम देखें, विभव का सूत्र यानी कि कोई भी एक कूलाम का आवेश है, कोई भी आवेश है, उसको हम कहाँ से लाए हैं? अनंत से लाए हैं, किसी बिंदु पर लाए हैं। यहाँ पर इस बिंदु पर ले आए हम उसको, तो यहाँ पर जो कार्य हमने किया है उसी को हम विभव कहते हैं। विभव यानी कि V, इसको V से हम दर्शाते हैं, इक्वल टू किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य इसको हम दर्शाते हैं W में, बटे में लिखेंगे हम आवेश यानी Q। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम इसका मात्रक निकालेंगे। अगर हम सीधा सीधा इसका अल्फाबेटिकल फॉर्म लिखें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं W बटे Q, या हम इसको dW बटे dQ भी लिखते हैं। जो कार्य कर रहे हैं वो भी बदल रहा है, जो आवेश है वो भी यहाँ पर आवेश परिवर्तन के हिसाब से यहाँ पर कार्य हो रहा है। हम जानते हैं कार्य की SI यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल। आवेश की SI यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम। इसको कहते हैं हम जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम, यह है इसकी व्युत्पन्न राशि, क्योंकि यह सूत्र के द्वारा उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब देखिए, मान के चलिए कि यहां पर मुझे एक कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने के लिए 1 जूल का कार्य करना पड़ा, तो विभव कितना होगा? यहाँ पर 1 वोल्ट होगा। ये जो वोल्ट है विभव की जो इकाई है, ये यहाँ पर इसकी SI यूनिट है। कौन सी है? वोल्ट इसकी SI यूनिट है। ठीक है, SI। व्युत्पन्न यूनिट की बात करेंगे तो जूल प्रति कूलाम। विभव सिर्फ इतना सा ही है। एक उदाहरण के रूप में और समझ सकते हैं हम। मान के चलिए यहाँ पर कोई इस प्रकार से एक सर्किट है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन, विद्युत धारा, विद्युत विभव चीज अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये मैंने लगा दिया है कोई पिस्टन। क्या लगाया है? पिस्टन। जब मैं इस पिस्टन के द्वारा यहाँ पर दाब लगाता हूं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं बहता, पहले कौन सा बहता है? ये वाला, यहाँ पर जो है वो। इसीलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत तेज होती है, इलेक्ट्रॉन की तीव्रता बहुत कम, माइक्रोमीटर में कह सकते हैं, या मिलीमीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र की चाल हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, प्रकाश की चाल के बराबर। प्रकाश की चाल, ये कंफ्यूजन आपको दूर करना होगा। ना तो ये इलेक्ट्रॉन की चाल है, ना ही ये विद्युत धारा की चाल है। ये चाल है हमारे किसकी? विद्युत क्षेत्र की। क्योंकि जब इस पिस्टन के द्वारा हम कार्य करते हैं
तो ये पिस्टन ही क्या हमारा वोल्टेज है, क्या है, यानी प्रकार का यांत्रिक दाब है। क्या है, याद रखना, इस विद्युत क्षेत्र में हम यांत्रिक दाब से इसको परिभाषित करते हैं, इस प्रेशर को, इस वोल्टेज को। ठीक है, ईएमएफ भी आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इलेक्ट्रॉन को चलाने वाला बल, इसको हम ईएमएफ, क्योंकि उसकी इकाई भी क्या होती है, वोल्ट होती है, उसको भी आप इसी में समझ लीजिए। वोल्टेज और ईएमएफ, देखिए वोल्टेज यानी विभव, ठीक है, यानी वो तो हो गया एक प्रकार का कार्य, लेकिन यहाँ पर जो हम दाब दे रहे हैं इसको हम ईएमएफ बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट ही होती है। यानी कि यहाँ जब हम प्रेशर दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, और ये इस प्रकार से टकराते हुए जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वही धारा के रूप में बहेगा, इस प्रकार से बहता जाता है। हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन की चाल ही है या विद्युत धारा की चाल ही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो विद्युत धारा क्या है, विद्युत क्षेत्र पहले से ही उपस्थित था ऑलरेडी। हमने तो सिर्फ उसको क्या दिया है, एक प्रेशर दिया है, एक बल लगाया है, जिससे वो धारा के रूप में यहाँ बहने लगा। इसीलिए विद्युत क्षेत्र की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपको ध्यान रखना है। 1,86,000 मील प्रति सेकंड भी यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 1,86,000 मील प्रति सेकंड भी ये पूछा जाता है। तो समझ गए आप, यहाँ पर विभव क्या होता है, पूछ ले, हमें पता है कि विभव का जो फॉर्मूला होता है वो W/Q होता है। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं कि 10 कूलाम्ब के आवेश को, कितने कूलाम्ब, 10 कूलाम्ब के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक कार्य जो किया गया है वो कितना जूल है, मान के चलिए 20 जूल है। कितना जूल है, 20 जूल। तो इसको इसी सूत्र में मान हम रखेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, विभव निकल आएगा। कार्य हमने कितना किया है, 20 जूल का, आवेश कितना है, 10 कूलाम्ब का, तो इसको क्रॉस अप करोगे तो हमारा 2 वोल्ट का विभव यहाँ पर निकल के आएगा। इतने सरल क्वेश्चन ही इसमें से आते हैं। ठीक है, जैसे एक और सवाल हम ले लेते हैं, मान के चलिए न्यूमेरिकल, इसको ऐसे भी अपन समझ लो, देखिए कैसे, जैसे मान के चलिए हमारे घरों में जो तार है, इस तार में जो बिजली दौड़ रही है, हम कहते हैं ना कि 230 वोल्ट की है। कैसे है, देखिए, यदि हमारे घरों में जो सप्लाई में 1 कूलाम्ब का आवेश, 1 कूलाम्ब का आवेश जो बह रहा है, 1 कूलाम्ब के आवेश को प्रवाह करने के लिए 230 जूल का कार्य यहाँ पर करना पड़ रहा है, जिससे हमें आंसर आता है 200, जिसे हम बोलते हैं 230 वोल्ट। वोल्ट में इसलिए क्योंकि ये एसआई यूनिट है, इसलिए हम जूल प्रति कूलाम्ब नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर हमें वोल्ट निकल के आ गया, यानी कि 230 वोल्ट की यहाँ पर हमें विभव प्राप्त हो गया है। ठीक है, कार्य वही 230 जूल है, 1 कूलाम्ब का आवेश है, इसको करेंगे हम तो 230 वोल्ट की सप्लाई हमें यहाँ मिल रही होती है। यही होता है विद्युत विभव। अब हम देखेंगे विद्युत वाहक बल। देखिए यहाँ बल नाम आ गया, ठीक है, वहां पर हम विभव में कार्य कर रहे थे, यहाँ पर आ गया बल। यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर एक बैटरी है और उससे जुड़ा हुआ एक रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, यानी कि आवेश प्रवाह हो रहा है इसके अंदर। तो इसकी परिभाषा यानी कि इस आवेश को कोई ना कोई तो चला रहा होगा, कोई ऐसा बल तो होगा, कोई ऐसी एनर्जी, ऊर्जा तो होगी जो इसको चला रही होगी, तो उसी ऊर्जा को हम कहते हैं ईएमएफ। ठीक है, इस आवेश को, प्रति इकाई आवेश को चलाने वाली ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि ई यानी कि ईएमएफ, उसको हम ईएमएफ से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र लिख लीजिए आप, ऊर्जा यानी कि जो ऊर्जा इस स्रोत के माध्यम से इस आवेश को दी जा रही है वो, ठीक है, ये ऊर्जा हो गया हमारा, और यहां हो जाएगा हमारा क्या, आवेश। ठीक है,
ऊर्जा को हम यहाँ पर E से भी डिनोट कर सकते हैं और आवेश को Q से। इसका अगर सूत्र हम बनाएं, व्युत्पन्न सूत्र, तो क्या बनेगा? ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलाम। जूल प्रति कूलाम, ये इसका व्युत्पन्न मात्रक है। ये इसलिए बता रहे हैं कि ईएमएफ का वैसे तो वोल्ट हमने बता चुके हैं, लेकिन कभी कभी इसका व्युत्पन्न मात्रक भी पूछ लिया जाता है। अब मैं न्यूमेरिकल में अगर मैं बात करूं कि एक कूलाम के आवेश को चलाने के लिए, प्रति इकाई आवेश को चलाने के लिए 1 जूल काम करना पड़ता है, तो वहां पर उस ऊर्जा या उस बल का मान 1 वोल्ट होता है। ठीक है, कितना होता है? 1 वोल्ट होता है, यानी ईएमएफ को कितना होगा वहां पर? 1 वोल्ट होता है। इसी प्रकार हमने जो भी विभव की बात की थी, विभव में हमने V इक्वल टू क्या लिया था? जो हमारा किया गया कार्य है, कार्य बटे आवेश लिया था। तो कार्य की इकाई भी यहाँ पर जूल और ऊर्जा की भी जूल, यानी कि कार्य की और ऊर्जा की, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कार्य और एनर्जी यानी ऊर्जा की एसआई यूनिट जूल है। ठीक है, और कूलाम की भी आपको पता होना चाहिए कि जो कूलाम है, कूलाम की एसआई मात्रक यूनिट क्या है? कूलाम, सॉरी आवेश है ना ये, हाँ आवेश, कूलाम तो खुद ही मात्रक है, आवेश की एसआई यूनिट या मात्रक कूलाम है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? विद्युत वाहक बल। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर और डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो भैया आ गया विभवांतर, परमाणु संरचना पढ़ ली, विभव पढ़ लिया, विद्युत वाहक बल पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस। विद्युत वाहक बल यानी कि विभव, पोटेंशियल डिफरेंस, क्रम वाइज चलेंगे, आप चिंता मत करिए, हर चीज क्लियर होगी माइंड में। लिखते जाइएगा, नोट्स तो बनाइएगा, जो बोल रहे हैं उसको अपनी भाषा में लिखने का भी प्रयास करिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि अंतर, इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूं तो विभवांतर यानी विभव में अंतर। एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, यहां पे कुछ वोल्ट था V1, यहां पर कुछ वोल्ट था V2। इन ही दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है भैया? विभवांतर कहलाता है भैया। बस ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। यानी कि विभव में अंतर क्यों हुआ होगा? यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लगा होगा, तो उसमें क्या हुआ होगा? ये यहाँ पर थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो गया इस रेजिस्टेंस के कारण, जिससे कि वोल्टेज में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो गया। माना कि मैंने यहाँ पर इसको 10 वोल्ट की सप्लाई दी थी, लेकिन भैया मुझे मिली यहाँ पर 0 वोल्ट की। अंतर कितना हो गया? देख लीजिए, 10 माइनस 0 यानी कि 10 का डिफरेंस। अब यहाँ 0 है तो ये नहीं है कि यहाँ पर पोटेंशियल है ही नहीं, नहीं, 10 वोल्ट का आप तो सूत्र मान रखिए V1 माइनस V2। ठीक है, V1 माइनस V2, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला हम देख लेते हैं वो कंडीशन जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। वो कंडीशन कौन सी है? अगर यहाँ पर पोटेंशियल V1 भी या कितना है? 10 है, और V2 भी यदि 10 है, 10 वोल्ट है, तो आप इनका डिफरेंस निकालिए, 10 माइनस 10 इजिकल टू 0, यानी कि धारा इसमें नहीं बहती। अगर पोटेंशियल डिफरेंस यदि 0 होगा तो धारा नहीं बहेगी, धारा नहीं बहेगी। ठीक है,
डिफरेंस आना चाहिए, चाहे भले ही 1 वोल्ट का आए, चाहे यहाँ 10 हो यहाँ 9 हो, 10 में से 9 आए तो 1 वोल्ट, लेकिन 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए कि वहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो वहां धारा भी नहीं बहेगी। ठीक है, अब देखिए पॉइंट कुछ चाहे तो लिख सकते हैं। पोटेंशियल यानी कि विभव जो होता है वो या धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, निम्न विभव की ओर बहती है। ठीक है, क्या धारा, धारा की बात हो रही है। धारा जो होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। ये सभी जानते हैं। धारा के बहने का कारण क्या है? धारा के बहने का कारण, मुख्य कारण पोटेंशियल डिफरेंस ही है भैया, और कुछ नहीं है। क्या है? यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यदि ये नहीं तो धारा भी वहां पर नहीं बहेगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ऐसी कि हम पृथ्वी का विभव देख लें। पृथ्वी का विभव भी शून्य होता है। देखो पृथ्वी का, अगर मैं प्रतिरोध की बात भी कर लूं, जब हम अर्थिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसमें पढ़ेंगे ये प्रतिरोध के बारे में कि पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होता है, किससे नापते हैं। 0 वोल्ट होता है, 0 ओम या 0 वोल्ट होता है। पृथ्वी का प्रतिरोध भी 0 होगा, विभव भी 0 होता है। पृथ्वी का प्रतिरोध इसलिए 0 होता है ताकि हमें निम्न प्रतिरोध वाला जो है पाथ चाहिए होता है करंट को, लीकेज करंट को जमीन में भेजने के लिए, इसीलिए पृथ्वी को ही हमने चुना है। तो ये विभवांतर है, दो बिंदुओं के बीच का अंतर निकल गया, विभवांतर हो गया। विभवांतर अगर नहीं है, 0 है, तो धारा नहीं बहेगी। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहती है। धारा के बहने का मुख्य कारण है पोटेंशियल डिफरेंस। पृथ्वी का प्रतिरोध क्या होता है? 0, विभव भी 0, इतना ही है विभवांतर। चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर विद्युत धारा। हमने पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया, ईएमएफ देख लिया, विभव भी हमने पढ़ दिया। अब हम देखते हैं विद्युत धारा। जब हम बोलते रहते हैं ना कि विद्युत धारा, धारा धारा करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए मान के चलिए ये कोई एक चालक है, ठीक है, कंडक्टर है, हमारा तार है, किसका मान लेते हैं हम, याद रखिए चालक तार में ही यहाँ पर क्या होती है, धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, इसमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और कुछ परमाणु भी होते हैं। क्या होते हैं इसमें? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, परमाणु होते हैं। ठीक है, जब इस चालक को, ये कोई चालक तार है हमारा, इस चालक तार को जब हम पोटेंशियल यानी कि विभवांतर से जोड़ते हैं, किसे जोड़ते हैं हम? जब इसको विभवांतर से जोड़ते हैं, ये क्या है यहाँ पर? विभवांतर। विभवांतर किसके द्वारा दे सकते हैं हम? बैटरी के द्वारा दे सकते हैं, या अल्टरनेटर, बहुत सारे ऐसे हमारे जो स्रोत हैं, ठीक है, जो स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, उनके द्वारा हम यहाँ पर इसको विभवांतर देते हैं। तो उस अंतर के कारण क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉनों का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ से गति करते हैं, माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, इस प्रकार से क्या होते हैं, ये एक दूसरे से इस प्रकार से गति करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि ये किधर से किधर गति करते हैं? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है। लेकिन धारा का प्रवाह देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो यहाँ के ऋणात्मक सिरे से निकल रहा है, क्योंकि ये इसके ऋण टर्मिनल से जुड़ा है। वो धारा का प्रवाह इसके विपरीत दिशा में होगा। याद रखिए ये जो धारा का प्रवाह है ये पारंपरिक धारा है, यानी कि जो कॉन्वेंशनल थ्योरी थी कि विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होता है, जिसको कि क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा के बारे में आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा
आवेश को जो बहा रहा है वो क्या है, विभवांतर। उस आवेश के यानी इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है, ऋणावेश, उस आवेश यानी कि ऋणावेश के बहने के कारण धारा का प्रवाह चालू हो जाता है। यानी कि हम कहते हैं ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। देखो विद्युत क्षेत्र, इसलिए मैंने कहा था कि विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन और धारा अलग अलग है, क्योंकि इस चालक में विद्युत क्षेत्र तो पहले से ही उपस्थित था, यानी कि इलेक्ट्रॉन और परमाणु तो पहले से ही थे, सिर्फ हमने एक बल दिया है जिसको हमने ईएमएफ भी बोला है, विभवांतर भी बोला है। यानी कि हमने यहाँ जैसे ही विभवांतर, क्योंकि धारा प्रवाह किसके द्वारा होता है, अगर विभवांतर नहीं है तो धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, हमने जस्ट इससे पहले अभी वही देखा है। तो विभवांतर देना बहुत जरूरी है। जैसे ही हमने विभवांतर दिया, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो चालू हुआ, उन इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स पड़ा, जिससे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धकाते हैं, जिससे धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। इसी को ही हम कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, तो समझ गए आप विद्युत धारा क्या होती है। ये जो वहां पर था ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ये जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है बहुत ही कम होता है, माइक्रोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि वही प्रकाश की चाल के बराबर होती है। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन की चाल नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र की चाल है। ठीक है, अब आते हैं हम विद्युत धारा की क्षमता पर। विद्युत धारा हम समझ गए, हाँ आई से डिनोट तो करते ही हैं हम उसको, है ना, करंट जो होता है उसको आई से डिनोट तो हम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। ये सिंपल सी चीजें हैं, बस आपको रिवीजन की आवश्यकता है, ये सबने पढ़ा हुआ है। विद्युत धारा की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ करंट, इसको याद रखिएगा, हम आई से डिनोट करते हैं, बराबरी पर, आई बराबरी पर आवेश यानी कि Q बटे में आएगा समय, समय यानी कि T। इसका मतलब, या हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, dQ/dt, dQ/dt, यानी कि इससे परिभाषा हम ये बना सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा की क्षमता कहलाती है। ठीक है, यानी कि अगर परिभाषा अगर आपको लिखना हो तो आप परिभाषा इसके लिख सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर, ये देखिए दर जहां पर नाम आ जाए ना तो ये समझ लेना कि वहां पे समय के सापेक्ष ही कार्य हो रहा होता है। किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो ये जो आई अपन करते रहते हैं ना, ये वाला, ये इसकी क्षमता बताता है, कैपेसिटी। अब यदि मैं इसका सूत्र की देखूं कि सूत्र इसका किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम, समय का सेकंड। ठीक है, यानी कि यदि मैं इसका मात्रक निकालूं तो कूलाम प्रति सेकंड इसका मात्रक निकल के आ जाएगा। लेकिन ये कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि ये सूत्र के द्वारा निकला है। अब यदि देखिए, यदि हम जानते हैं कि एक कूलाम आवेश, देखिए यदि एक कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर हमें आई यानी एम्पियर, 1 एम्पियर की धारा प्राप्त हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। या इसको ऐसा लिख सकते हो आप, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
बटे में 1 है, बराबरी पर 1 एम्पियर। इसका मतलब ये समझिए आप कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, ठीक है, 1 एम्पियर में। तो यही उस विद्युत धारा की क्षमता हो गई कि 1 सेकंड में वो इतने इलेक्ट्रॉनों को लेकर के जा रहा है, ठीक है। समझ गए आप यहाँ पर विद्युत धारा की क्षमता किसे कहते हैं हम, आवेश प्रवाह की दर। इस वाले सूत्र को आप फिर किसी तरह से बना लीजिए, I इजिकल टू क्यू अपान टी है, Q इजिकल टू आई इंटू टी भी आप इसको बना सकते हैं। अगर आपको समय दिया है, आवेश दिया है, धारा निकाल सकते हैं, धारा दी है, समय दिया है, तो आप आवेश निकाल सकते हैं। यानी किसी भी दो राशियों का मान आपको यहाँ देकर के तीसरी राशि का मान निकालने को वो बोल सकता है। तो ये होती है विद्युत धारा की क्षमता। कूलाम्ब प्रति सेकंड अगर आ जाए ऑप्शन में तो व्युत्पन्न राशि है विद्युत धारा की क्षमता की, इसको नोट कर लेना। एसआई मात्रक अगर पूछ ले आपसे, एसआई यूनिट विद्युत धारा की, एसआई क्षमता की एसआई यूनिट, तो आपको लिख देना है का एम्पियर। और अगर आपको एक सीजीएस मात्रक पूछ लिया जाए तो याद रखना विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक होता है बियोट्स। क्या होता है, BIOTS, बियोट्स, ठीक है। ये भी आप नोट कर सकते हैं अगर एग्जाम में आ जाए तो। चलिए, ये समझ गए आप विद्युत धारा की क्षमता। इसमें एक बार और ध्यान रखना आप एक बात कि जो विद्युत धारा है, देखिए नोट डाल लेना, विभव तथा धारा अदिश राशियां हैं। कौन सी राशि हैं ये, अदिश राशियां, ठीक है। जो हमारा वोल्टेज होता है, जो हमारी धारा होती है, जो विभव होता है, वो कौन सी राशियां हैं, अदिश राशियां कहलाती है। अब बहुत ध्यान से समझने वाली चीज आ गई है जिसको हम बोलते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग। दोनों में से कोई सा भी नाम आ जाए, अपवाह यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, इसको हम VD से डिनोट करते हैं। देखिए हमने विभव समझा और विद्युत धारा समझी, अब इन दोनों का मिश्रित ये रूप यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आइए समझते हैं। चलिए मान के चलिए ये हमारे पास कोई एक चालक है, एक चालक तार है, क्योंकि इसमें परमाणु इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या है इसमें, परमाणु और मुक्त इलेक्ट्रॉन से हमने अभी पढ़ा हमने। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको विभवांतर देते हैं, इसको हम क्या देते हैं, विभवांतर जब हम इसको देते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इस विभवांतर के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे परमाणु से क्या होते हैं, टकराते हैं कुछ इस प्रकार से, जिससे यहाँ पर एक बहुत तीव्र गति से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र E, इसको क्या कहते हैं हम, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर डेवलप हो जाता है। याद रखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं, इसके ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रहे हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, ये पारंपरिक थ्योरी। अब यहाँ पर हम सूत्र लिख लेते हैं विद्युत क्षेत्र का, क्योंकि विद्युत क्षेत्र को समझे बिना हम इलेक्ट्रॉन की गति का पता नहीं लगा सकते। विद्युत क्षेत्र को हम डिनोट करते हैं E से, E बराबरी पर वोल्ट प्रति लंबाई। इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो इसके माध्यम से हम लिख सकते हैं कि वोल्ट प्रति इकाई लंबाई इलेक्ट्रॉन, वोल्ट प्रति इकाई लंबाई इलेक्ट्रॉन का प्रवाह की क्या है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। या वोल्ट यानी कि यहाँ पर हम इसकी अगर इसका अगर मात्रक हम लिखें यहाँ पर V/L, यानी वोल्ट प्रति मीटर, क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा,
ठीक है, इसकी इकाई क्या हो जाएगी मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। अगर मान के चलिए कोई चालक है, मान के यही चालक है, इसकी लंबाई है 5 मीटर और इस पर यदि 10 वोल्ट का विभवांतर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 2 वोल्ट प्रति मीटर होगा। ठीक है, ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र। इसी विद्युत क्षेत्र के कारण ही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग या औसत चाल ही अनुगमन वेग कहलाता है। यानी कि सीधे शब्दों में लिख दूं, यहां पर आप लिख लेना अपने नोट्स में कि इलेक्ट्रॉन्स का औसत वेग या औसत चाल ही अनुगमन वेग कहलाता है। यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, कोई अलग गति से जा रहा है, कोई अलग गति से जा रहा है, कोई अलग गति से जा रहा है, तो उन सबको जोड़कर हम उनका औसत निकालते हैं। उसी औसत को हम कहते हैं क्या, अनुगमन वेग। और याद हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि अनुगमन वेग को ही विद्युत धारा का वेग कहते हैं? ये भी लिख लेना आप, अनुगमन वेग को ही विद्युत धारा का वेग कहते हैं। इसमें चाहे तो आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है उसका जो प्रवाह की दिशा होती है वो धन से ऋण की ओर होती है और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर ऋण से धन की ओर होती है। ये जो अनुगमन वेग को ही विद्युत धारा का वेग कहते हैं, जो जिसका वेग बहुत ही कम होता है, यानी कि इसका वेग कुछ ही माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसका वेग यानी कि धारा का वेग कुछ यानी कि माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी मैंने आपको पहले भी बताया है कि विद्युत धारा का वेग बहुत कम होता है, विद्युत क्षेत्र का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसीलिए याद रखिएगा, अनुगमन वेग को ही विद्युत धारा का वेग कहते हैं, जो कि बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत कम। ये विशेषकर आपको ध्यान रखने वाली चीज यहां पर बन जाती है। ठीक है, अब यहां पर यदि मैं बात करूं इस विद्युत क्षेत्र के सूत्र की, तो आप यहां पर लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र हो गया, अनुगमन वेग यानी कि Vd का सूत्र आप लिखिए यहां पर, इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र अपॉन में m, यहां पर ये इंटू में टाउ, कुछ इस प्रकार का सूत्र बनता है, निशान बनता है टाउ का, टी जैसा। इस टाउ को हम बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं इसको हम, श्रांति काल। ठीक है, श्रांति काल। इसको मैं बता दूंगा ये श्रांति काल क्या होता है। तो यहां पर देखिए आप Vd, यानी कि यहां पर ये जो Vd है इसको तो हम कह देंगे क्या, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, ये जो E लिखा है मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो E दिया है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये जो E दिया है ये दिया है विद्युत क्षेत्र, जो कि हमने अभी जस्ट इसको पढ़ा है। ये देखिए ये विद्युत क्षेत्र वोल्ट प्रति मीटर में। M जो दिया है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है। ठीक है, T यानी कि ये है टाउ, इसको टाउ बोलते हैं। ये श्रांति काल, इसकी परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि श्रांति काल जो होता है ना, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों को के बीच, इलेक्ट्रॉनों के बीच जो टक्कर होती है ना, उस टक्कर
का समय, उस टक्कर का समय ही श्रांति काल कहलाता है। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की टक्कर का समय श्रांति काल कहलाता है और यह होता है बहुत ही कम। इसका मान होता है 10 की पावर -14। कितना होता है? 10 की पावर -14 सेकंड होता है, यानी कि बहुत कम होता है। यह श्रांति काल, इस टाउ को हम बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखिए अब यहां पर आप समझना एक चीज को, ई जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स है, हम जानते हैं द्रव्यमान भी फिक्स है, ये दोनों फिक्स है। और श्रांति काल जो होता है ये तो बहुत ही कम होता है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो क्या मैं यहां पर वी डी समानुपाती ई लिख सकता हूं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके लिख सकता हूं? ई के। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अनुगमन वेग विद्युत क्षेत्र के सीधे समानुपाती होता है? ठीक है, ये सूत्र भी लिख लेना। ये सूत्र तो आपको लिखना ही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, साथ में ये सूत्र भी लिखना है कि जो श्रांति का अनुगमन वेग जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के सीधे समानुपाती में होता है। ठीक है, याद रखिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो विद्युत क्षेत्र के ना तो लंबाई के और ना ही क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है, सिर्फ ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है अनुगमन वेग। अब आपको यहां से कुछ कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे कि हम पहले पढ़ते थे कि विद्युत धारा का वेग इतना ज्यादा होता है, उतना ज्यादा नहीं। अनुगमन वेग ही विद्युत धारा का वेग है, जो कि बहुत कम होता है, लगभग कितना होता है? माइक्रोमीटर प्रति सेकंड होता है। हाँ, लेकिन विद्युत क्षेत्र का जो वेग होता है ये बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक वेग होता है। यहां लिख देता हूं, बहुत अधिक वेग होता है, जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र का वेग। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत धारा क्या है, उसकी दिशा किस तरफ होती है, विद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रॉन की दिशा किस तरफ होती है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, श्रांति काल क्या होता है। ठीक है, अनुगमन वेग ही विद्युत धारा का वेग कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा करते हैं आवेश को लेकर के। देखिए आवेश का सूत्र हम पढ़ चुके हैं, हमने दो सूत्र, एक सूत्र तो यहां पर देख लिया है Q = IT वाला। ठीक है, यानी कि हम यहां पर अगर दो सूत्रों की बात करें तो एक सूत्र आपने पढ़ लिया है Q = I × T। ठीक है, या हमने धारा निकाली थी जो आवेश परिवर्तन के बराबर थी। तो यहां पर इस सूत्र को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, I बराबरी पर Q/T, पढ़ा था हमने अभी, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, या इसको हम लिख सकते थे dQ/dt। ठीक है, ये तो हो गया पहला सूत्र। एक सूत्र और होता है आवेश को निकालने का, वो सूत्र होता है Q = N × E। ये सूत्र इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखना। ये सूत्र कहाँ हम उपयोग करेंगे? हम एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के आधार पे हम यहाँ पर इन सूत्रों का उपयोग करने वाले हैं। पहले आप समझ लीजिए कि N और E क्या है। Q तो सब जानते हैं कि ये क्या है, आवेश है। क्या है? आवेश। यहां N को आप लिखिएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जो E है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से यहां पर हमें देखने को मिलते हैं, हम कहां कहां इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे। एक क्वेश्चन है मान के चलिए जिसमें दिया है यदि 10⁻20, हम क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी तार में 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं,
किसी तार में, मैं लिख देता हूं, किसी तार में 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित होते हैं, तो धारा का मान निकालिए या बताइए। ठीक है, देखिए अब इसमें आपको दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि n का मान इसने दिया है कितना, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रति सेकंड यानी कि हमें समय दिया है t दिया है 1 सेकंड, ठीक है। तो हमें यहां पर धारा का सूत्र, इसमें देखिए धारा का मान इसमें नहीं है, I इसमें नहीं है, इसमें है, तो हमें इन दोनों सूत्रों का प्रयोग यहां पर करना होगा। इसका भी प्रयोग करना होगा, किसके लिए, हम यहां से Q का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। Q इजिकल टू, यहां पर देख लीजिए आप पहले, Q इजिकल टू n कितना दिया है 10⁻20 इंटू E का मान दिया नहीं होगा एग्जाम में, ये आपको पता ही होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, आवेश 1.602 इंटू 10⁻90, 1.602 इंटू 10⁻90। अब देखिए इसमें क्या होता है, 10⁻20 और 10⁻90, हम जानते हैं जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। 20 प्लस माइनस 19 करूंगा तो 20 में से 19 जाएगा तो 10⁻1 बचेगा, यानी कि 10 ही यहां पर बचेगा, इंटू 1.602, यहाँ पे 10 है और यहाँ पर 1 के बाद दशमलव है, यानी कि अगर मैं 10 का इसमें इंटू कर दूंगा तो ये दशमलव भी एक संख्या खा जाएगी, यानी कि 16.602, और Q यानी आवेश है, तो कुलाम्ब का यहाँ पर हमें मान निकल करके आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि यहाँ पर I का मान निकालना है, धारा निकालना है, तो Q इजिकल टू IT मेरा सूत्र है, तो इस सूत्र में अब मैं मान रखूंगा, इसी मान को यहाँ पर रखूंगा, ठीक है, इसी मान को मैं यहाँ रखूंगा Q इजिकल टू I इंटू टी में, और इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, अगर मुझे I की वैल्यू निकालनी है तो Q अपॉन T भी मैं इसको लिख सकता हूं, I इजिकल टू, आवेश का मान मेरे पास निकल गया है 16.02 और समय था 1 सेकंड, तो उसको लिखूं ना लिखूं बात बराबर है, इजिकल टू I, तो ये निकल गया मेरा 16.02 एम्पियर धारा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है कि कौन सा सूत्र कहां पर हमें प्रयोग करना है। आवेश निकालने का सूत्र ये है, धारा निकालने का सूत्र यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। इसमें आप समय निकाल लो, धारा निकाल लो, आवेश निकाल लो, लेकिन आवेश अगर उसने इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी मुझे तो फिर ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना देकर यहाँ पर वो बोल देता कि किसी तार में 10 कुलाम्ब का आवेश प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहा है, तो मुझे इस वाले सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। मैं डायरेक्ट Q का मान यहां रखता, T का मान यहां रखता और 10/1 यानी कि 10, I का मान कितना आया था मेरा 10 एम्पियर आया था, ठीक है। तो ये सूत्र भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। विद्युत धारा I, अनुगमन वेग VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसमें हम यहाँ पे संबंध दर्शाएंगे, क्योंकि हमने विद्युत धारा भी पढ़ लिया है, अनुगमन वेग भी पढ़ लिया है। विद्युत धारा को हम दर्शाते हैं I से, इसका एक सूत्र होता है जो कि होता है N E A और V D। देखिए दोस्तों, जब आप पढ़ते हैं ना तो ये सूत्र वगैरह भी आपको बहुत सिंपल लगने लगते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हम संबंध को दर्शाते हैं। देखो ये यहाँ पर धारा है और ये अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग दर्शा रहा है, दोनों में संबंध। अब हम थोड़ा बस हमें ये जानना है कि ये सब चीजें है क्या इसके अंदर। हम एक चालक लेते हैं,
हम क्या करते हैं, एक चालक लेते हैं जिसका ये जो एरिया होता है ये इसका CSA कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और यहाँ पर क्या होता है कि एक यहाँ पर अगर हम बात करें अंदर की ओर तो आयतन होता है। क्या होता है, आयतन। तो I का मतलब सबको पता है विद्युत धारा, विद्युत धारा। N का मतलब क्या होता है, प्रति इकाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्योंकि यहां पर हम एक आयतन की बात करेंगे, इकाई आयतन, क्योंकि हमने अनुगमन वेग में पढ़ा है कि इकाई आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होता है वही अनुगमन वेग कहलाता है। तो अनुगमन वेग को हम प्रति इकाई क्षेत्रफल में ही दर्शाएंगे। इसीलिए यहाँ पे n का मतलब हमने जस्ट पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जो Q = NE वाला हमने सूत्र देखा ना अभी, उसमें हमने E दर्शाया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन यहाँ पर प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाएंगे। E हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है, और A हो गया हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो चालक तार है ये क्या है, चालक तार है, ठीक है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसको हम CSA भी बोलते हैं, ठीक है, C का क्रॉस सेक्शनल एरिया। VD को तो आप सभी जानते ही हैं, ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है इस सूत्र के अंदर। अब असली संबंध तो हम अब बताएंगे। आप मुझे ये बात बताइए कि जो प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? यदि मैंने बोल दिया कि 10⁻20 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, तो इतने ही रहेंगे, चाहे वेग बढ़े या घटे, चाहे कुछ भी हो, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो वही ही होगी एक तार के अंदर। एक मीटर लंबा तार है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या बदलता है कभी? ये भी कभी नहीं बदलता, जो है वही रहेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी नहीं बदलेगा, इसके अंदर अगर 1 मीटर का है तो ये 1 ही मीटर का तार हमारा यहाँ पर रहेगा, ठीक है, जब तक कि हम इसकी लंबाई में परिवर्तन ना करें। तो हमने देखा कि ये तीनों चीजें तो भैया स्थिर है, तो इन तीनों को क्या मैं नियतांक या नियत अंक मान लूं, यानी कि स्थिर मान लूं, इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। जब ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी तो हमारा सूत्र निकल के आएगा I समानुपाती या अनुक्रमानुपाती VD। यानी कि हमने देखा कि विद्युत धारा सीधे प्रोपोर्शन होती है किसके? अनुगमन वेग का, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा की चाल ही अनुगमन वेग या अनुगमन चाल कहलाती है, जो कि बहुत ही कम होती है, कुछ माइक्रोमीटर प्रति सेकंड ही होती है, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ पर विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है, वो यही संबंध होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अपने नए वीडियो में, जिसमें हम प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, चालक, चालकता, इनके बारे में वहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो हमने अभी तक बेसिक परमाणु संरचना से लेकर अभी तक जो पढ़ा, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये भी आपको पढ़ना, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और हम इनको पढ़ते नहीं है। इनकी यूनिट्स, इनकी इकाइयां सबकी हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, विद्युत धारा एम्पियर में होगी, प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि आयतन यानी मीटर क्यूब में होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश वही कूलम में होता है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने पढ़ी थी VD, उसका आपको पता है कि वहाँ जो वेग जो होता है मीटर प्रति सेकंड में हमने पढ़ा था। तो ये आपको पता होना चाहिए इनकी यूनिट, इसलिए हमने ये आपको बताया है कि आपको ये बेसिक चीजें तो याद होना चाहिए। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।